दोनों को देता है ना, विदेशी प्लस भारतीय नागरिक, इन दोनों को संविधान, भारत का संविधान भाग 3 के माध्यम से मौलिक अधिकार देता है। ठीक, तो ये मौलिक अधिकार इसलिए कहे जाते हैं कि ये वे अधिकार हैं जो भारत का संविधान भाग 3 के माध्यम से विदेशी और भारतीय नागरिकों दोनों को देता है, मात्र मानव योनि में जन्म लेने मात्र से उन्हें नैसर्गिक रूप से प्राप्त होता है। भारतीय संविधान द्वारा भाग 3 के माध्यम से ऐसे अधिकारों का सेट है ये जो मानव योनि में जन्म लेने मात्र से मानवों को प्राप्त हो जाता है ऑटोमेटिकली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मानव जन्म लिया है, चाहे वो विदेशी नागरिक हो चाहे वो भारतीय नागरिक हो, उसे ये मिल जाता है। और कैसे? नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक मतलब नेचुरली, है ना। और बिना इनके इसको संविधान में डालने की ज़रूरत क्यों हुई? तो इसको संविधान में डाला गया है भैया कि बिना इसके मानव का किसी भी प्रकार से विकास संभव नहीं है। पहला पॉइंट विदेशी प्लस भारतीय नागरिकों को। ठीक, उसके बाद कितने प्रकार के मौलिक अधिकार भाग 3 देता है? कितने प्रकार के? तो देखो, मूलतः मतलब जब संविधान हमारा लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। कितने मौलिक अधिकार दिए थे? 7। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए थे? 7। ठीक, क्रम से। अब ये क्रम भी पता होना चाहिए। सबसे पहला समानता का अधिकार। सबसे पहला समानता का अधिकार समानता का अधिकार, ये एक हो गया। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ये 2 हो गया। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का अधिकार मत बोलना, शोषण का अधिकार अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार ना, नहीं बोलोगे साला शोषण का मौलिक अधिकार हम शोषण करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा हो गया। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन अधिकार, ये हो गया एक। इसके बाद आएगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, ये आ गया। इसके बाद मैं एक अलग कलर से लिखने वाला हूँ, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, एक ये। और फिर से आ जाता हूँ मैं सफ़ेद में, और ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, 7 प्रकार के ये मौलिक अधिकार। तो क्या है मौलिक अधिकार? क्या है भाग 3? मौलिक अधिकार ऐसे कुछ अधिकार हैं जो न सिर्फ विदेशी नागरिकों बल्कि भारतीय नागरिकों को भी मानव योनि में जन्म लेने मात्र से नैसर्गिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। भारत का संविधान देता है ना। और वो इसका विदेशी नागरिकों को कैसे मिलेगा वो अब आगे का मुद्दा है, बताऊंगा। ये बात समझ गए आप? मौलिक अधिकार के बिना, इन मौलिक अधिकारों के बिना किसी व्यक्ति का, किसी मानव का भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक किसी भी प्रकार से विकास संभव नहीं है। ठीक, मूलतः संविधान ने कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए थे? 7। मूलतः मतलब जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 की स्थिति में। बाद में हुआ क्या? ये क्रम है, ये क्रम भी आपको याद रखना होगा। सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये संपत्ति के अधिकार को बोलना मत, मैं बताऊंगा क्यों। उसके बाद सीधे आ जाओ संवैधानिक उपचार का। तो 6 क्रम से याद होना चाहिए। सबसे पहला समानता का अधिकार, समानता का अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल संविधान में है। लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है? 6। वर्तमान में 6 क्यों हो गया? ये जो संपत्ति का अधिकार पीले में दिख रहा है, इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे भाग 3 से क्या किया गया? भाग 3 से हटा दिया गया। भाग 3 से हटाकर भाग 12 में रख दिया गया। भाग 12 में कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। इसके लिए एक अनुच्छेद बनाया गया 300 क और वहाँ रख दिया गया, मतलब 1978 से पहले भारतीय संविधान 7 प्रकार के मौलिक अधिकार देता था, लेकिन संसद ने 1978 में संशोधन, ये संशोधन किसने किया? संसद। संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसका है? संसद का, राज्यों को नहीं है। संसद ने 44वें क्रम का संविधान में संशोधन कर दिया 1978 में और संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाकर भाग 12 में रख दिया 300 क में। मतलब अब संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो वर्तमान में 6 और उपभूत में 7, मूलतः 7 थे, तो संपत्ति का अधिकार था उस समय, लेकिन अब नहीं है। कारण, मन में सवाल आएगा कि क्या कारण है कि संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया? पहले ये मौलिक अधिकार था, अब नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है उसको हटाने के कारण ये था कि देखो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनको कोई जैसे नेशनल हाईवे निकालना है, कोई सरकारी प्रोजेक्ट है इनका, नेशनल हाईवे केंद्र सरकार बना रही है और हमारे दुर्ग में समारू साहू का खेत पड़ गया, अब वो रोड वहीं से निकालना है। तो समारू साहू पीएससी की तैयारी किया था कभी, 1978 के पहले की बात। वो आए, अधिकारीगण आए कि देखो भैया, केंद्र सरकार को आपकी ज़मीन चाहिए क्योंकि आपकी ज़मीन से नेशनल हाईवे निकल रहा है। समारू साहू तुरंत बोला, वे ऐसे कैसे, गाजर मूली ले लूँ, नहीं दो। वो लोग बोले ऐसे कैसे नहीं देगा, तेरी इतनी औकात, छोटा सा किसान है, हल्ला ज़्यादा मचा रहा है। और बोला तो मतलब पपलू समझ, संविधान पढ़े हो, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार। और मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट चल दिस, सुप्रीम कोर्ट में केस लगाई, साहब मोर खेत में एवं ज़बरदस्ती रोड ले जाओ थे, ज़बरदस्ती बोला थे सरकार ले देवर, मैं नहीं दूँ, मैं नहीं देना चाहूँ, मोर मौलिक अधिकार है। सुप्रीम बोला हाँ भाई, ये सामरिक मौलिक अधिकार है ना, तो कोनो के ताकत नहीं है एक से छीन ले। जब ये नहीं बेचना चाहता, कोई नहीं ले सकता इसे ज़बरदस्ती। कोर्ट ने रोक लगा दी। अब नेशनल हाईवे यहाँ तक आ गया था, बनते बनते रुक गया। अब उनको, सरकार को खर्चा बढ़ जाएगा। कैसे? समारू साहू का खेत, देखो नेशनल हाईवे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, समारू साहू का खेत ऐसा है, लंबा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ऐसा लंबा है। अब उनको हाईवे कैसे ले जाना पड़ेगा? घुमा के, ऐसे घुमा के, वो भी इधर से, जब वो भी खेत दे देगा तब। तो ऐसे बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट फंस जाते थे क्योंकि कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहाँ जा सकते हो, अभी अब बात का मुद्दा है, जान जाओगे। अब साला सरकार बोली, साला ये तो बड़ा अड़ंगा है, मतलब संपत्ति का अधिकार डाल के हमारे ही गले की फांस बन गई, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। लोग देर होशियार हो गए, पहुंच जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट बोलता है मौलिक अधिकार है, किसी माई के लाल में दम नहीं, उससे छीन ले। तो बोला साला एक काम करते हैं, संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो हमारे पास है। तो जो सरकार में थी वो एक संविधान संशोधन विधेयक ले आई
लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, संविधान संशोधन विधेयक बन गया, कानून अधिनियम बन गया। अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ले साले, आप कैसे जाओ? अब कोई कोर्ट जाएगा तो अब वही कोर्ट बोलेगा देख भाई संपत्ति के अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, पहली बात, सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जा भी नहीं पाएगा। अब वो अभी समझ जाओगे थोड़ी देर में। फिर सरकार ने एक और चाल चली। सरकार ने क्या किया, एक कानून पारित कर दिया। कानून क्या था? भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण, अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण। अधिग्रहण कानून बना दिया है ना, अनिवार्य भूमि अधिग्रहण समझते हो ना, ये कानून बना दिया। अब इस कानून के तहत ऐसा था कि सरकार को यदि सरकारी कामकाज के लिए आपकी निजी भूमि चाहिए तो सरकार अनिवार्य रूप से आपकी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, आप मना नहीं कर सकते। कानून बन गया है भारत में। अब सरकार को भूमि किसी के चाहिए, उसके प्रोजेक्ट में आ रहा है तो अनिवार्य रूप से अधिग्रहण। हाँ, ये बात अलग है कि इसी अधिनियम में ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि उचित मुआवजा दिया जाएगा। आपकी ज़मीन का जो केंद्र का कानून है 6 गुना, मार्केट बाज़ार की कीमत का 6 गुना मुआवजा, समझ रहे हो? राज्यों को छूट दिया गया, राज्य अपने हिसाब से मुआवजा तय कर लेते हैं और हरियाणा, छत्तीसगढ़ अलग अलग हिसाब से वो भी कानून बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से 4 गुना है। छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ सरकार को आपकी निजी भूमि चाहिए तो वो 4 गुना मुआवजा आपको, पहली बात आप मना नहीं कर सकते, अनिवार्य रूप से आपकी ज़मीन ले लेगी वो। लेकिन एक बात बता दूं, कोई मंत्री अपने निजी कार्य के लिए आपकी भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकता। सरकार कर सकती है, सरकारी प्रोजेक्ट के लिए, सरकारी कामकाज के लिए। बात समझ गए? इसीलिए यही कारण था कि इसको यहाँ से हटा दिया गया और रख दिया गया भाग 12। तो सवाल बनता है कि क्या संपत्ति का अधिकार अब आपका अधिकार नहीं रहा है? आप अभी भी अधिकार है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये जो अधिकार है ये कैसा अधिकार बन गया आपका? विधिक अधिकार। कैसा अधिकार? विधिक अधिकार बन गया। अब आपको अधिकार के संबंध में कुछ समझने की आवश्यकता है, वो अगले स्लाइड में समझते हैं। देखो, अधिकारों को आप कैसे बांटोगे, और यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। अधिकारों का वर्गीकरण, एक को आप बोल लो संवैधानिक अधिकार, एक को क्या बोलोगे आप? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। एक को आप बोलोगे सांविधिक अधिकार, सांविधिक अधिकार। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम स्टैट्यूटरी राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इसको क्या कहेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये सब जो मैं कलाकारी करता हूँ ना, ग्राफ चार्ट और बनाता हूँ, बनाया करो। ये सब किताबों में आपको ऐसे मिलता नहीं, ये समझ से है और प्रश्न भी बनते हैं। भाई, जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है वो संवैधानिक अधिकार, जो अधिकार हमें संविधान, इसको भी 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं अपन। भाई, जो अधिकार संविधान ने हमें भाग 3 में दिया है ये क्या कहलाएंगे? मौलिक अधिकार। ये कहलाएंगे मौलिक अधिकार। और भी अधिकार संविधान ने दिए हैं भाग 3 के अलावा, भाग 3 के अलावा, भाग 3 के अलावा अन्य जगह संविधान ने हमें और भी अधिकार दिए हैं, लेकिन वो भाग 3 के अलावा इधर उधर बिखरे हुए हैं। इन्हें हम कहेंगे विधिक अधिकार। क्या कहेंगे हम? विधिक अधिकार, लीगल राइट्स, विधिक अधिकार। विधिक बोलेंगे, वैधानिक बोलेंगे, लीगल राइट्स, दीज आर कॉल्ड लीगल राइट्स। और ये मौलिक अधिकार तो जानते ही आप, फंडामेंटल राइट्स। इधर आते हैं, ये तो समझ गए ना भाई। उदाहरण, पहले उदाहरण भी समझ जाओ। ये तो आप 6 जो देख लिए आप लोग, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देख लिया आपने। इसका उदाहरण
अभी आपने देख लिया है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आप क्या है? विधिक अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और कुछ ये कहाँ है? 300 क में। कहाँ है? 300 एक 326 भी है आपका अधिकार। क्या है? लोकसभा तथा विधानसभा में मत देने का अधिकार। लोकसभा तथा विधानसभा में मत देने, विधानसभा चुनाव में मत देने का अधिकार। चुनाव में मत देने का अधिकार, देने का अधिकार, ये 326। तो ये भाग 3 में तो है नहीं, क्योंकि भाग 3 तो 12 से लेकर 35 तक खत्म हो जाता है, ये उसके बाहर है। तो ये अधिकार क्या कहलाएंगे? आपके विधिक अधिकार। और ये इसके अंदर जो 6 अधिकार है वो आपके मौलिक अधिकार कहलाएंगे। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर समझो। अधिकार, अगर कोई भी संविधान ने हमें दिया तो संविधान तो जानते हो सबका बाप, संविधान से ऊपर कोई नहीं, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना सरकार, ना बाबा, ना ढाबा, कोई नहीं। लेकिन आजकल भले बाबा ढाबा ये सब मजाक उड़ा ले रहे हैं संविधान का। अगर आपका मौलिक अधिकार कोई छीनता है, कोई भी, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, तो आपको इन मौलिक अधिकारों को इतना महत्व दिया गया है कि आप 2 जगह जा सकते हो। आपके पास 2 अधिकार हैं, या तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, या तो सीधे हाई कोर्ट चले जाओ। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप अनुच्छेद 32 के प्रावधान से। अनुच्छेद 32 आपको ये इजाज़त देता है कि यदि आपका मौलिक अधिकार किसी भी मामले में कोई भी छीन ले या छीनने का प्रयास करे, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 के प्रावधानों से। या आपके पास एक और विकल्प है, अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हो अपने राज्य के उच्च न्यायालय। अपने राज्य के उच्च न्यायालय, 2 विकल्प है आपके पास ना। अच्छा, लेकिन अनुच्छेद 226 क्या भाग 3 में है? नहीं। क्या 32 भाग 3 में है? अबे कैसे नहीं है? 32 साला 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद भाग 3 से संबंधित है, तो 32 कहाँ आ रहा है? भाग 3 में ही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों का हनन यदि हो तो सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार आपका स्वयं एक मौलिक अधिकार, स्वयं एक मौलिक अधिकार। मतलब आपका मौलिक अधिकार यदि कोई छीनता है तो आप उसे सर्वोच्च न्यायालय जाइए, सर्वोच्च न्यायालय से वापस उसके माध्यम से वापस प्राप्त कीजिए, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। ठीक, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जाओगे तो क्या सर्वोच्च न्यायालय मना कर पाएगा आपका केस लेने से? मना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 स्वयं आपका एक मौलिक अधिकार। लेकिन क्या हाई कोर्ट मना कर सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाकर मौलिक अधिकार वापस प्राप्त करना आपका मौलिक अधिकार है कि विधिक अधिकार? भाई इसके अलावा भाग 3 के अलावा जो भी अन्य अधिकार हैं आपके, वो कैसे अधिकार हैं? विधिक अधिकार। तो हाई कोर्ट मना कर सकता है, ये मोटा हुआ। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये वो हल्का सतही ज्ञान है जो लोग दे देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देश भर में सबका बॉस कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। पूरे न्यायालय देश भर के किस नियम से चलेंगे, क्या नियम होगा, ये कभी भी बना सकता है। सर्वोच्च न्यायालय नियम बना सकता है, निर्देश दे सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि देखो भैया, निश्चित तौर पर अनुच्छेद 32 आपका एक मौलिक अधिकार है, आप सर्वोच्च न्यायालय सीधे आ सकते हो, सीधे, कोई केस कहीं नहीं लगाना, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में केस फाइल, आप सीधे आ सकते हो। लेकिन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरे देश भर के उच्च न्यायालयों से अपील आती है, तो बहुत केस का दबाव है। तो गाइडलाइन इशू कर दिया कि नागरिकों को यदि मौलिक अधिकार उनका छीना जाता है तो पहले वो अपने राज्य के उच्च न्यायालय जाएं।
अब गाइडलाइन अगर उसने जारी कर दिया मतलब वो सारे न्यायालयों को मानना होगा। अब कोई व्यक्ति समारू साहू का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है तो समारू साहू बिलासपुर हाई कोर्ट पहुँच गया, तो अब क्या हाई कोर्ट मना कर पाएगा? गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया, सारे देश के सभी न्यायालयों को मानना होगा। जो नहीं मानेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, न्यायालय के अवमानना हो जाएगा। और न्यायालय क्या अगर आदेश का या निर्देशों का पालन न किया जाए तो न्यायालय दंड देने की व्यवस्था करता है, मानना होगा। ठीक है बात। लेकिन मोटे मोटे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय आपके यदि आप जाते हैं तो मना नहीं कर सकता। क्यों? अगर कोई पूछे क्यों तो आप बोलोगे क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार आपका स्वयं एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, बात समझ गए? ओके। अब मौलिक अधिकार की विशेषता समझे आप। इतना महत्व दिया गया है मौलिक अधिकार को। देखो, अगर कोई आदमी मर्डर भी कर दे, हत्या भी कर देता है, तो पहले आपका केस जिला स्तर पर चलता है। जिला स्तर पे आप दो प्रकार के मोटा दो प्रकार के न्यायालय देखते हो, एक सत्र न्यायालय देखते हो और एक जिला न्यायालय देखते हो। सत्र न्यायालय किसको बोलते हैं भैया? जहाँ फौजदारी मामले की सुनवाई होती। फौजदारी बोले तो क्रिमिनल, फौजदारी बोले तो क्रिमिनल। और जिला न्यायालय में कौन सा? दीवानी मामले बोले तो सिविल केस। फौजदारी, हत्या, चोरी, बलात्कार, ये सब फौजदारी मामला होगा, क्रिमिनल। तो ये आपका सत्र न्यायालय में केस चलता है। किसी का ज़मीन कब्जा लिए, तलाक, शादी विवाह, ये सब दीवानी मामला हो गया, सिविल मामला हो गया। ये जिला स्तर पर ही चलेगा। आप हत्या अगर कोई कर दे तो भी यहीं चलेगा। सबसे पहले आप जा ही नहीं सकते, हाईकोर्ट भी सीधे नहीं जा सकते, यहाँ चलेगा। फिर 7-8 वर्षों में निर्णय आएगा। फिर क्या कर सकते हो आप? सारे जिला न्यायालय से अगर कोई निर्णय से असंतुष्ट है तो वो अपील कर सकता है। कहाँ करेगा? अपने राज्य के हाईकोर्ट में करेगा। फिर केस वहाँ जाएगा, वहाँ चलेगा 5-7 साल। फिर हाईकोर्ट का जज निर्णय देगा। लेकिन आप उसके निर्णय से भी कोई पीड़ित व्यक्ति असंतुष्ट है तो फिर वो क्या अपील करेगा? सारे राज्यों को हाईकोर्ट से अपील कहाँ जाएगा? और ये अंतिम न्यायालय है, ये अंतिम बाप, न्यायालय का बाप सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद कोई अपील और कोई दलील नहीं। ठीक, बात समझ गए? हत्या जैसा जघन्य अपराध करने पर भी आपका केस पहले जिला स्तर में चलेगा, वर्षों बाद फिर आप हाई कोर्ट पहुंचोगे, फिर वर्षों बाद आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे। लेकिन मौलिक अधिकार यदि आपका किसी ने छीनने का प्रयास किया तो आपको यही संविधान अनुच्छेद 32 के तहत ये अधिकार देता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और फिर आदेश पारित कर आपका मौलिक अधिकार आपको वापस दिलवाएगा। समझ गए? विशेष मामला है ना। संविधान बनाने वालों ने आपके मौलिक अधिकार को कितना महत्व दिया है। आप हत्या जैसे अपराध के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकार को छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बात क्लियर? हालांकि मौलिक अधिकार के छीने जाने की स्थिति में, हनन की स्थिति में, वॉयलेशन की स्थिति में आपके पास दोनों जगह दो अधिकार हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप चाहें तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, या अनुच्छेद 226 के तहत आप चाहें तो अपने राज्य के हाई कोर्ट चले जाएं। बात क्लियर है? कोई शंका है? क्लियर? समझ गए? अब सांविधिक अधिकार को समझ लो। क्या होता है सांविधिक अधिकार? ये ऐसे अधिकार हैं जिनका वर्णन जो संविधान में नहीं है। ये ऐसे अधिकार हैं जो संविधान में नहीं है, लेकिन आपको और भी अधिकार सरकारें देती हैं। कैसे देती हैं? अधिनियम बनाकर, मतलब सामान्य भाषा में हम कहें तो कानून बनाकर आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। कानून है ना, संसद कानून बनाकर ये अधिकार आपको देती है। कानून बनाकर ये अधिकार दिए गए, ये अधिकार दिए गए। दिए गए जैसे आरटीआई सुने हो, सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। संसद ने एक कानून बनाया, आरटीआई एक्ट 2005, एक्ट 2005।
ये कानून बनाकर भारत की जनता को एक अधिकार दिया है, सूचना का अधिकार। क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? नहीं, संविधान में लिखा ही नहीं, तो ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। संसद ने, यानी कि संसद ने कानून पारित कर आपको एक अधिकार दिया, आरटीआई। तो ये कैसा अधिकार हो गया? सांविधिक अधिकार। अबे लीगल नहीं, अरे साला सांविधिक अधिकार है ये, स्टैट्यूटरी राइट्स। संसद ने अधिनियम पारित कर, कानून बनाकर आपको ये अधिकार दिया। बात क्लियर है? किसी के मन में हल्का सा डाउट आ रहा होगा, सर आरटीआई मैं कहीं पर सुना हूँ अनुच्छेद 19 में। किसी के मन में है क्या? सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में सुना हो? नहीं है? आया? देखिए, संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार 3 लोगों को है। एक तो सदन के मुखिया को है, एक सदन का मुखिया, सदन का मुखिया इसको है। सदन का मुखिया बोले तो आपने कितने प्रकार के सदन, मैं जब भी गोला बनाता हूँ कितने प्रकार के सदन देखे हैं आपने? केंद्र में 2 देखा है, राज्य में 2, ये देखा है ना 4। लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष मुखिया होता है, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का सभापति मुखिया होता है, किसी राज्य की विधानसभा के मामले में वहाँ का अध्यक्ष मुखिया होता है, और किसी विधान परिषद के मामले में वहाँ का सभापति मुखिया होता है। अगर इनके सदन के भीतर संविधान पर प्रश्न उठ जाए, प्रश्न कोई खड़ा कर दे कि भाई फलाना जगह क्या कहता है, व्याख्या की आवश्यकता पड़ जाए, तो सदन के भीतर व्याख्या करने का अधिकार इनका है, संविधान की व्याख्या करने का। सदन की, लेकिन केवल सदन के भीतर। इनके सदन के भीतर यदि संविधान की व्याख्या की आवश्यकता पड़ जाती है तो यही सदन के, लोकसभा में अगर प्रश्न उठता है तो लोकसभा का अध्यक्ष व्याख्या करेगा कि संविधान वास्तव में कहना क्या चाहता है, और वो व्याख्या क्या होगी? अंतिम होगी। और वो व्याख्या क्या होगी? अंतिम। सदन के भीतर हो, इनको व्याख्या करने का अधिकार है, और इनकी व्याख्या क्या होगी? अंतिम व्याख्या होगी। मतलब अंतिम मतलब कोई चुनौती नहीं दे सकता। बात क्लियर? लेकिन अब सदन के बाहर की बात करते हैं। सदन के बाहर सारे राज्यों के उच्च न्यायालय को भी संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर आपको कोई भी केस की सुनवाई चल रही है और संविधान की व्याख्या की आवश्यकता पड़ी तो कौन? हाई कोर्ट व्याख्या कर सकता है। लेकिन मान लीजिए हाई कोर्ट के व्याख्या से आप खुश नहीं हो, संवैधानिक प्रश्न, आपने केस दायर किया, संवैधानिक प्रश्न है, हाई कोर्ट ने व्याख्या दिया और आप संतुष्ट नहीं हो, तो आपके पास एक मौका है, अपील करोगे। कहाँ करोगे? क्या करोगे? अपील करोगे। अपील आपकी कहाँ चली जाएगी? सुप्रीम, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का व्याख्या क्या होगा? अंतिम। तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे आपसे केवल पूछे कि भैया संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको किसको है? सदन के मुखिया है ना, लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष को है, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति को है, राज्य में विधानसभा होती वहाँ भी प्रश्न उठ सकता है तो विधानसभा अध्यक्ष को है, और विधान परिषद में सवाल उठा सभापति, इनको भी है। लेकिन इनको व्याख्या का जो अधिकार है वो सीमित है, केवल सदन के भीतर, सदन के भीतर। और सदन के भीतर ये जो व्याख्या करेंगे वो अंतिम है। लेकिन अब जनरल पूछे कि संविधान की व्याख्या तो हाई कोर्ट को है, और हाई कोर्ट से ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों को ही है, न्यायालय में एक दिन दोनों को ही संविधान की व्याख्या का अधिकार। लेकिन हाई कोर्ट की व्याख्या क्या अंतिम होगी? नहीं। उसके बाद आप अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या करेगा वही अंतिम होगी। बात क्लियर ना? तो सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के केस चलते हैं। तरह तरह के केस के दौरान अलग अलग मामले उठ जाते हैं, दलील देते हैं ना जब वकील, तो अलग अलग मामले उठ जाते हैं। इन मामलों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए कुछ और अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत माना है। जैसे अनुच्छेद 19,
अभी आप पढ़ेंगे सब, पहले समझिए, थीम समझिए। अनुच्छेद 19 क्या है? आपके स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्या है? आपके स्वतंत्रता का अधिकार। अबे मतलब 19 से 19 में 6 प्रकार के हैं, है ना। अब इसके अंदर पहला अभी आपके वाक एवं अभिव्यक्ति, फिर उसके बाद आपका सभा करने का अधिकार, ये दुनिया भर के अधिकार है 6। भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बिना रोक टोक घूम सकते हैं, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, ये अधिकार हम सब पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 में ये अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए निर्णय दिया कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार क्या किया गया? माना गया है, संविधान में आज भी लिखा नहीं। समझ रहे हो बात को? एक और कहीं सवाल खड़ा हो जाएगा, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत आपके निजता का अधिकार को माना है नहीं। आज भी संविधान खोलेंगे आप तो वहाँ पर अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार लिखा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। बात समझ रहे हो? ठीक, यहाँ तक कोई समस्या है? समझ गए? आरटीई भी आपका एक एक्ट है, आरटीई राइट टू एजुकेशन, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार। आरटीआई राइट, शिक्षा का अधिकार मत बोलना कि आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि आपको लगेगा कि सर हम तो पढ़े हैं मौलिक अधिकार में, आपने वो नहीं पढ़ा है। आपने असल में है वही, लेकिन आपने जो पढ़ा है भाग 3 में वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य कौन सी शिक्षा? वह प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, अब वो क्या है? शिक्षा का अधिकार। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार भी है, लेकिन संविधान ने इसे लागू करने के लिए एक अधिनियम भी पारित कर दिया है, ताकि इसे देखो, कुछ मौलिक अधिकार स्वतः ही लागू होते हैं और कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए केंद्र सरकारें कानून बनाती हैं। वो आप बात का हिस्सा है, जब अंदर घुसेंगे तब बात का हिस्सा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई समस्या ना? क्लियर? चलिए अब हम अंदर घुसेंगे। अच्छा, एक और कुछ और विशेषता बता देता हूँ। भाग 3 और भाग 4 में एक अंतर भी आपको पता होना चाहिए, जो मैं बेसिक क्लास में बताता हूँ। भाग 3 और भाग 4 क्या है, तुलना में पढ़ेंगे हम, तुलना भी ज़रूरी है। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अरे साला रुक, हाँ, भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व, डीपीएसपी कहते हैं हम इसे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसको तो आप जानते हो फंडामेंटल राइट्स। दोनों में अंतर क्या है? सर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए नहीं जा सकते। बेसिक क्लास देखे हो? इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं देखे हो? अच्छा, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। रुक जाओ, मैं जो एंगल बताऊंगा वो अलग होगा। राज्य, संविधान राज्यों को कह रहा है, राज्य बोले तो यहाँ राज्य का मतलब वो नहीं है। सबसे पहले आप देखो, अनुच्छेद भाग 3 शुरू होता है कहाँ से? अनुच्छेद 12 से लेकर 35। अब भाग 4 शुरू होता है 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 51 तक। सबसे पहले अनुच्छेद 12, भाग 3 का अनुच्छेद 12 और भाग 4 का अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36। संविधान ने इन दोनों अनुच्छेदों में क्या बताया? राज्य की परिभाषा बताई है, राज्य की परिभाषा बताई है।
परिभाषा, क्योंकि यहाँ वो संविधान पहले स्पष्ट कर देना चाहता है अनुच्छेद 12 और 36 में कि भाग 3 में भैया जहाँ जहाँ मैं राज्य बोल रहा हूँ आपको समझना क्या है। ये राज्य से आपको छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं समझना है ना। इस राज्य की परिभाषा सबसे पहले बता दी है, यहाँ 12 में, वहाँ देख लो आप। केंद्र सरकार इस राज्य की परिभाषा में शामिल है, राज्य सरकार इस राज्य की परिभाषा में शामिल है, स्थानीय प्राधिकरण इस राज्य की परिभाषा में शामिल है, स्थानीय प्राधिकरण इस राज्य की परिभाषा में शामिल है, और गैर संवैधानिक या फिर सांविधिक निकाय भी इस परिभाषा में शामिल हैं। रुक जाओ नोनी, जैसे सेल, ONGC, बिल्कुल, NTPC, LIC, ये सब क्या है? सरकार की कंपनियां हैं, सर, ये भी शामिल है। स्थानीय प्राधिकरण बोले तो पंचायत, नगर पालिका ये सब शामिल है, नगर पालिका इत्यादि ये सब शामिल है। तो राज्य की परिभाषा के अंदर ये सब शामिल है। और संविधान राज्यों को, चाहे भाग 3 में राज्य हो चाहे भाग 4 का राज्य हो, संविधान राज्यों को कह रहा है, क्या कह रहा है? इसके लिए कह रहा है, जब भाग 3 का मामला हो तो संविधान राज्य को कह रहा है मौलिक अधिकार को तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा, मानो कि कह रहा है तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा। और यहीं पर संविधान भाग 4 के संबंध में यहाँ राज्य को क्या कह रहा है? तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए, दोनों वाक्य एक ही जैसा लग रहा है? एक ही जैसा रहा है नहीं? तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा मतलब खाए ला पढ़ी नहीं था, है ना, पढ़ी, मजबूरी। यहाँ क्या कर रहा है? बाध्यता तय कर रहा है। मैं बोल दूँ तो लोग गुपचुप खाए ला पढ़ी मतलब खाए ला पढ़ी, नहीं खाबे तहान होकर परिणाम हो सकते। और यहाँ सुझाव दे रहा है तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए, तुम्हारी मर्जी, खाओ चाहे ना खाओ। समझ रहे हो? भाग 3 के माध्यम से संविधान राज्य को क्या कह रहा है? तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा, मतलब राज्य कौन? ये सभी। और यहाँ बोल रहे हैं तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए, सुझाव। मतलब संविधान राज्य को कह रहा है कि भैया भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है तुम्हारे बाप को भी देना पड़ेगा, नागरिकों को देना पड़ेगा, नहीं दिए तो उसके परिणाम है। आप सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट जा सकते हो, फिर सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा और आपको मौलिक अधिकार वापस दिलाएगा, दोषी को दंड देगा। क्लियर? लेकिन भाग 4 में जो दिया गया है 36 से लेकर 51 तक, इसमें भी वैसे ही प्रावधान है, लेकिन ये कैसे है? निदेशक के रूप में। कैसे हैं? निदेशक। और निदेशक मतलब कैसे रूप में? सुझाव है। संविधान राज्य को कह रहा है कि यदि आप कल्याणकारी राज्य क्या स्थापित करना चाहते हैं? कल्याणकारी राज्य, मतलब आप ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते हैं जहां जनता का कल्याण हो। यदि आप कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, then you should follow these directives mentioned in part 4 of Indian Constitution, है ना, in your policies or schemes। मतलब यदि एक कल्याणकारी राज्य आप स्थापित करना चाहते हैं तो भाग 4 में जो निदेशक दिए गए हैं, संविधान ने दिए हैं, आप उनका पालन अपनी नीतियों में, अपनी योजनाओं में कर सकते हैं। लेकिन छूट है, सुझाव है ना वो। क्या संविधान राज्यों को बोल रहा है करना ही पड़ेगा? नहीं, राज्यों को छूट दी गई है। आप चाहें तो अपनी नीति बनाते समय, अपनी योजना बनाते समय आप भाग 4 में दिए गए इन निर्देशकों का, इन डायरेक्टिव्स को शामिल कर सकते हैं। लेकिन भाग 4 में जो ये दिए गए हैं ये मौलिक अधिकार है, और ये राज्य को, मतलब चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, तुम्हें नागरिकों को मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना पड़ेगा। तुम उनसे उनका अधिकार छीन नहीं सकते किसी भी मामले।
समझे? जी। अब ये अगर इतना समझ गए तो अब जब समझो दो शब्द, क्या मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं? न्यायोचित, न्यायोचित हैं, सवाल है क्या न्यायोचित? एक सवाल यह है। क्या मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है? प्रवर्तनीय है, सवाल। दोनों ही का सवाल उत्तर क्या है? न्यायोचित का मतलब जस्टिशिएबल, मतलब क्या मौलिक अधिकार कोई छीनता है तो आप न्यायालय जाने का अधिकार रखते हैं? है। क्या न्यायालय जांच करने के बाद आपके मौलिक अधिकारों को वापस दिलवा सकता है? वही है प्रवर्तनीय। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है क्या? है। प्रवर्तनीय, परिवर्तनीय मत पढ़ना, प्रवर्तनीय का मतलब क्या लागू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है क्या? है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही अगर जांच में पाएंगे कि आपका मौलिक अधिकार छीना गया है तो 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट वापस दिलवाएगा, 226 के तहत हाई कोर्ट चलेगा तो हाई कोर्ट वापस दिलवाएगा। बात क्लियर है? लेकिन अब इधर आ जाते हैं, क्या राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायोचित हैं? नहीं है। अगर राज्य भाग 4 के दिए गए इन निर्देशकों का पालन अपनी योजनाओं में, अपनी नीतियों में नहीं करता है तो क्या नागरिक न्यायालय जा पाएगा? नहीं जा सकता। संविधान ने स्वयं राज्यों को ये छूट दी है कि यदि आप कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो अपनी नीतियों और योजनाओं में शामिल करें, यदि आप चाहें तो क्या भाग 4 के ये निदेशक बाध्यकारी है राज्यों पर? नहीं, तो न्यायोचित भी नहीं है। और अगर न्यायोचित नहीं है तो क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? नहीं। समझ गए? लेकिन ये दोनों हैं। बात क्लियर? कोई समस्या? लेकिन आगे जब हम कल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाग 4 के निदेशकों को भी राज्य पर बाध्यकारी किया जा सकता है। सामान्यतः नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। कैसे? यदि उन निदेशकों पर संसद एक कानून बना दे। संसद एक कानून बना दे। एक उदाहरण दे देता हूँ छोड़ने से पहले। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये निदेशक यहाँ है। समान कार्य के लिए समान, राज्य को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। ये किसकी बात कर रहा है? पुरुष स्त्री की ना। भाग 4 में था, लेकिन राज्य इसका दुरुपयोग करती थी क्योंकि बाध्यकारी नहीं है। एक ही ऑफिस में एक ही कार्य पुरुष भी कर रहा है, स्त्री भी कर रही है। पुरुष को ज़्यादा सैलरी मिलता था, स्त्री को कम देते थे। किसी ने पकड़ लिया मामला, साला ये तो अन्याय है। लैंगिक आधार पर भेदभाव, आप पढ़ोगे वहाँ 15 में है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पकड़ लिया उस मामले को, पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाग 4 में दिया है, देखो भाग 4 में दिया समान कार्य समान वेतन, हम नहीं कर सकते। भाई संविधान के बाप हम भी नहीं हैं। संविधान कह रहा है कि भाग 4 में है और वो बाध्यकारी नहीं है तो राज्य कर सकते हैं। लेकिन जो केस फाइल किया पकड़ लिया 15 को, बोला सर आप छोड़िए, आप भाग 4 में है, राज्य पालन करे या ना करे। लेकिन 15 तो मौलिक अधिकार है महिला का, लैंगिक आधार पे भेदभाव हो रहा है उसके साथ। इसको पकड़ते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन, एक दिशा निर्देश दिया, भैया समान कार्य समान वेतन के लिए संसद को कानून बनाना चाहिए। तो संसद ने कानून बना दिया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बना दिया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। अब संसद ने क्या कर दिया? कानून बना दिया। अब उस कानून के अनुसार क्या था? एक ही कार्य यदि स्त्री और पुरुष करें उन्हें समान वेतन देना पड़ेगा। अब तो बाध्यकारी हो गया राज्यों पर। तो कब भाग 4 के किसी निदेशक को क्या बाध्यकारी बनाया जा सकता है राज्यों पर? हाँ, कब? यदि संसद उस पर एक कानून बना दे। बात क्लियर? दिस इज ऑल फॉर टुडे।